नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सामान्य हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है संधि। उसकी एक बहुत ही शानदार सी क्लास लेकर आपके बीच में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, संधि के बारे में हमने बात कर ली है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। और संधि तीन प्रकार की होती है, जिसमें स्वर संधि को हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अपनी पहली और दूसरी क्लास में हमने स्वर संधि को पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया था और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट से जाकर देख लीजिए। भाई, संधि तीन प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि हो गई, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। तो भाई, तीसरी और चौथी क्लास में हमने व्यंजन संधि के कुछ महत्वपूर्ण रूल्स आपको लिखा दिए थे। वैसे बेसिक रूप से आपके आपके व्यंजन संधि में कुल 7 नियम होते हैं। ठीक है, 7 नियम होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इसमें लगभग आपके 4 नियम बहुत ही अति महत्वपूर्ण होते हैं जो पेपर में 100% आते हैं। इसके अलावा जो 2-3 रूल बच जाते हैं, इसके पेपर में आने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहते हैं। लेकिन ये 4 नियम जो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए हैं। अब जो रूल थोड़े बहुत हैं जो आपके बच जाते हैं, 5वां रूल, 6वां रूल, 7वां रूल, इसको आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई, ये भाग नंबर 5 है, 4 लिखा हुआ है, भाग नंबर 5 है। लेकिन ये तो भाई, आप लोग पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास और चौथी क्लास, जो भी क्लास आपने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। फटाफट से जाकर आप लोग देख लीजिए, क्योंकि एक एक क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। भाई, एक दिव्यांशी नाम की हमारी स्टूडेंट है, उन्होंने कहा था कि भाई आप संधि के बाद सर समास को स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल, संधि के बाद हम समास वाले चैप्टर को भी उठा लेंगे और उसको भी उसी तरीके से आपको कंप्लीट करवा देंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से संधि समझ में आ रही होगी और जो कंटिन्यू लगातार हमसे पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से मजा आ रहा हो। और जो नए स्टूडेंट है भाई, वो एग्जाम तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की क्लास मिलती रहती है। और इन क्लासों की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करने के लिए हमारे इस नंबर, दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए फिर देर न करते हुए सीधा अपने नियम की तरफ बढ़ते हैं, नियम नंबर 5 की तरफ। क्योंकि बेसिक रूप से 4 नियम तो हमने चर्चा कर ली है। अब जो नियम है इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कम है, लेकिन समझना आपको है। चलिए फिर नियम की बात करते हैं। नियम थोड़े से व्यग्र टाइप के हैं, थोड़े से हार्ड हैं, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले आपको पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा भी क्या कह रहा है। भाई, यहाँ पर कह रहा है कि सकार और त वर्ग का, ये सीटी वाले सकार और च वर्ग के योग में सीटी वाला सकार और च वर्ग तथा ये जो सरौता वाला सा नहीं, ये जो कि खटकड़ों वाला सा होता है, सकार और ट वर्ग के योग में खटकड़ों वाला सा और आपके ट वर्ग हो जाता है। ये क्या है, कुछ समझ में आया? नहीं सर, दिमाग से उड़ गया। भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? मैं खड़ा हूं ना यहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको मैं बार बार ये कहता हूं कि तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी और तू न झुकेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो भाई, मेहनत करनी है, जज्बे के साथ जुड़े रहेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए फिर यहाँ पर बात करते क्या कर रहा है। करें सकार, सकार का कहने का अर्थ है भाई आपकी ये सरौता वाला था और त वर्ग, भाई अथवा त वर्ग। ठीक है, त वर्ग, इनका मेल किसके साथ हो रहा हो? अगर इनका मेल आपके ये सीटी वाले सा, ठीक है, अथवा आपके च वर्ग के साथ हो रहा हो योग में, ये सकार और च वर्ग हमें परिवर्तित हो जाते हैं। अगर भाई इनका कहने का अर्थ ये है कि अगर इसका मेल सरौता वाले सा और त वर्ग का मेल अगर इनके साथ होता है तो ये आपके इसमें परिवर्तित हो जाते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ है, मान लीजिए सरौते वाले सा का मेल आपके सीटी वाले सा से होगा तो ये सरौता वाला सा भी सीटी वाले सा में परिवर्तित हो जाएगा। यही रूल है, यही रूल है। त वर्ग का अगर मेल होगा किसी के साथ, त वर्ग का मेल किसी च वर्ग के किसी वर्ण के साथ होगा तो ये त वर्ग आपके च में परिवर्तित हो जाएगा। ये रूल है। त वर्ग के किसी वर्ण का मेल मान लीजिए च वर्ग के साथ हो रहा हो तो ये त वर्ग आपके च में परिवर्तित हो जाएगा। यही रूल है, यही नियम है। ठीक है, तो ये तो रहा इसका एक पहलू। भाई, नियम नंबर 5 के 2 पहलू हैं, ए पहलू तो आपको क्लियर हो गया। अब पहलू नंबर बी की बात करते हैं। ये क्या रूल है? ये कह रहा है कि सकार और ट वर्ग के योग में सकार और ट वर्ग हो जाता है। कहने का अर्थ है, ये सकार और जो त वर्ग है, अगर इसका मेल, ये सकार अथवा जो त वर्ग है, इसका मेल अगर आपके ये सरौता वाले, ये जो कि खटखड़ वाला सा है, अथवा ट वर्ग के साथ होगा तो जो भी सेम नियम बताया था वही सेम नियम होगा कि ये जो आपकी है सरौता वाला सा अथवा त वर्ग इसमें परिवर्तित आपके हो जाएगा। ठीक है, नियम समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए फिर उदाहरण की तरफ हम बात करते हैं। भाई, उदाहरण को अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरी समझ में बात अपने आप स्पष्ट होने लगेगी, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। पहला रूल है कि रामस दम सीते बराबर क्या होगा। तो अभी तो इसको हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। अभी हम इसको भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ इसको मैं आपके लिए डिलीट कर देता हूँ। अब आप अपने दिमाग से बताइए कि ये संधि क्या बनेगी। ये मैं आपसे यहाँ से डिलीट, मान लीजिए मैं मार दूँ यहाँ पर इसको। चलिए, तो आप बताइए कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आप बताइए कि क्या होगा। चलिए मैं आपको मदद करता हूँ। भाई, रामस धन सेते, बात को समझिएगा, रामस धन सेते।
तो मैंने क्या कहा यहाँ पर देखिए क्या है सरौता वाला क्या दोस्तों, ये क्या आपके सा है, ठीक है, ये तो सेम नियम है जो मैंने पढ़ाया। इसके अलावा आपके इस तरफ क्या है, तो दूसरे पद का पहला वर्ण क्या है दोस्तों, तो दूसरे पद के पहले वर्ण की बात करते हैं तो ये आपके क्या है, ये आपका सीटी वाला सा है। और मैंने कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने भाई यहाँ से आपसे ये रूल थोड़ा सा आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कि अगर आपके सकार का स से मेल होगा तो ये जो स है ये भी किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये भी आपके सीटी वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर सकार का मेल सीटी वाले स से होगा, ठीक है, तो ये भी सीटी वाले स में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए वही रूल के साथ आइए हम बताते हैं कि क्या शब्द बनेगा। साधारण से सुनिए कि राम तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राम तो वैसे का वैसे रहेगा। ये जहां पर सरौता वाला सा था इसके स्थान पे सीटी वाला सा हो जाएगा, क्योंकि ये हलंत के साथ है अथवा आधा सही लिखा जाएगा, और पीछे वाला सेते इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा रामस सेते। क्या बन जाएगा, रामस सेते आपके बन जाएगा। और आपके देखते हैं क्या बना हुआ है, बिल्कुल देख लीजिए रामस सेते वही बना है कि नहीं बना है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसमें भी थोड़ी सी टाइपिंग के मिसप्रिंट है, मुझे लगता है ये 2 बार मामा लिख दिया है लेकिन एक बार ही होगा, तो रामस सेती बन जाएगा, ठीक है, रामस सेती बन जाएगा, ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं महतधन छत्र में क्या होगा। भाई महतधन छत्र वाली भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये जो आपके यहाँ पर है कि ये थोड़ा सा आप लोग इसको सुधार लेना, आप लोग ना इसको आप लोग सुधार लेना, इस तरीके से होगा, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर महतधन छत्र बराबर, तो भाई इसमें भी सेम का रूल है, अगर समझेंगे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर देखिए ता है, और अगर ता का मेल किसके साथ हो रहा है, आपके ये क्ष के साथ हो रहा है, क्ष कहने का अर्थ है कि च आपके वर्ग के साथ। तो मैंने कहा था अगर ता का मेल च वर्ग के साथ होगा तो ये ता भी आपके च में परिवर्तित हो जाएगा। तो देख लीजिए वही हुआ कि भाई म तो वैसे का वैसे है, यहाँ पर देख लीजिए म तो मह आपके वैसे का वैसे है, ये जो ता था इसके स्थान पे आधा चा हो गया और ये छत्र बन गया, तो महाछत्र बन गया, ठीक है, यही बना है, बिल्कुल यही बना है, ठीक है, तो ये आपका रूल है, ठीक है। इसके आगे बात करता हूँ, आगे क्या है, इसके आगे दिया है सतधन चित्त रबर सच्चित, तो सेम वही रूल है कि भाई अगर ता के बाद च आ रहा हो तो ये ता भी च में परिवर्तित हो जाएगा और सच्चित बन जाएगा, ठीक है, मैंने भी आपको बताया था। रूल समझ में आया कि नहीं, कि सकार की बात करते हैं अथवा त वर्ग का मेल जब आपके सीटी वाले स अथवा च वर्ग के साथ होता है तो ये आपके स अथवा त वर्ग इसी में परिवर्तित हो जाते हैं, वही रूल है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तो ये आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये जो चौथा वाला यहाँ पर लिखा गया है ये थोड़ा सा इसमें कुछ मुझे लगता है गलती है, जिसने टाइपिंग की थी इसको, जिसने टाइपर ने इसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी है। तो ये नियम नंबर 4 की तरफ हम बात, इसमें उदाहरण नंबर 4 पर हम बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ देते हैं। अब नियम नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 5 आपको क्लियर हो गया होगा, अब नियम नंबर 6 की बात करते हैं। भाई इन रूल की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी कम है, इसलिए ज़्यादा समय इस पर हम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे उसमें सच्चित आया था वो इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके आ चुका है कि आपकी सच्चित में कौन सा है, जैसे इसमें देख लीजिए ये बात करते हैं सतधन चित और सचित, ये पेपर में कई बार आ चुका है तो इसको थोड़ा स्टार मार्क ला लेना, ठीक है, व्यंजन संधि है। अब नियम नंबर 6 की बात करते हैं, यहाँ पर भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आप लोग थोड़ा सा अगर उदाहरण के साथ इसको थोड़ा समझेंगे समझ में आ जाएगा। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद हाय, भाई इसमें आपको एक उदाहरण देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा बनाइए, ठीक, तो यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद हाय, अंतिम वर्णों को छोड़ के मतलब कि ये जो अंतिम वर्ण इसका होता है इसको छोड़ के जो शेष वर्ण है उसमें आपके, ठीक है, अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद आपकी हाय, ठीक है, इसमें मान इसकी कहानी का तात्पर्य यह है कि आपके चाहे जो लिखा हुआ है इसकी कहानी का तात्पर्य यह है कि पहला पद छोड़ने के बाद जो दूसरा पद है, जो आपके दूसरा पद होता है इसमें, ठीक है, वो अगर हा से स्टार्ट हो रहा हो, वो अगर आपके ह से स्टार्ट हो रहा हो उसमें हा रहा हो तो क्या होगा, ह पूर्व वर्ण के वर्ग के चतुर्थ वर्ण में हो जाता है। तो भाई ये जो हा है, मान लीजिए ये दूसरे पद का पहला वर्ण बन रहा है, ये जो आपके 2 पद होते हैं इसमें, तो जो दूसरा पद है इसका अगर पहला वर्ण आपके हा आ रहा है तो ये हा क्या होगा, अपने पूर्व वाले वर्ण, तो इसका पूर्व वाला वर्ण क्या है, ता है, तो इस ता के आपके चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। त वर्ग के चतुर्थ वर्ण क्या है, इसका है त थ द ध, ये चतुर्थ वर्ण है, यानी कि ये आपके जो आपके ता है, ये जो हा है दोस्तों ये ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि हा पूर्व वर्ण के वर्ग के चतुर्थ वर्ण में हो जाता है, ठीक है, तो ये जो हा है ये आपके हा के स्थान पे धा हो जाएगा। और क्या कह रहा है कि हा के पूर्व वाला वर्ण, मतलब हा के जो पूर्व वाला वर्ण है यानी कि यहाँ पर ता है, तो ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। और दोस्तों हा की बात करते हैं, ये तो चतुर्थ वर्ण यानी कि ध में परिवर्तित हो गया, लेकिन ये जो ता है
ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तृतीय मानी कि त थ द, मानी कि ये जो ता है दोस्तों ये आपके द में परिवर्तित हो जाएगा। रूल समझ में आ गया होगा। चलिए सीधा उदाहरण पर बात करते हैं अब, ठीक है। उदाहरण समझिएगा, समझ में बातें अपने आप आने लगेंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उत धन हत, तो ये बात सही है कि जो दूसरा यहाँ पर पद है, ये आपके जो दूसरा यहाँ पर पद है ये ह से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यही रूल था, बिल्कुल यही रूल था। और उसके पहले क्या रहा है, अगर उसके पहले आपके ता आ रहा है तो नियम क्या कहेगा, तो नियम ये कहेगा भाई साहब कि ये जो ता है ये तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी कि त थ द में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो ह है ये आपके पूर्व वाले वर्ण के चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। उसी जो पूर्व वाला वर्ण है उसके वर्ग के चतुर्थ वर्ण यानी कि ह जो है ये त वर्ग के चतुर्थ वर्ण यानी कि आपके ध में परिवर्तित हो जाएगा। तो बनेगा क्या, आइए उसको समझते हैं भाई। उ तो वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। ता के स्थान पे हो जाएगा द, ठीक है। ह के स्थान पे हो जाएगा ध और ये ता हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपकी उद्धत। क्या बन जाएगा, उद्धत। आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, उद्धत बन जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए दूसरे रूल अब के बाद दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। उत धन हार बराबर क्या होगा भाई, मैंने कहा कि ये जो ता है ये अपने वर्ग के तृतीय वर्ण यानी कि आपके द में परिवर्तित होगा। और ये आपके ह जो है ये त वर्ग के चतुर्थ वर्ण यानी कि ध में परिवर्तित होगा। तो आपके उद्धार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपके उद्धार बन जाएगा। ये बहुत अच्छा नियम है भाई, उद्धार वगैरह कई बार पेपर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, उत धन हार बराबर उद्धार होता है, ठीक है। ये अति महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क आपको लगा लेना है। अब बात करते हैं वाक धन हरि बराबर क्या होगा, तो वाग्घरी होगा। कैसे, देखिएगा भाई, यहाँ पर जो का है ये अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण यानी कि आपके ग में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो ह है ये क वर्ग के चतुर्थ वर्ण यानी कि घ में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह तो वैसे का वैसे, ग हलंत के साथ है तो आधा, घ पूरा, फिर री आपका जुड़ गया, तो भाई आपकी वाग्घरी बन गया, ठीक है। यही रूल है, बिल्कुल सेम रूल है। तो नियम आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, जिससे कि एक बात मैं बता देता हूँ कि ये नियम नंबर जो 6 है इसको आप स्टार मार्क लगा लेना, क्योंकि ये पेपर में कई बार आपके आ चुका है। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों के बाद यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद हा आए, भाई अंतिम जो वर्ण है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि जो अंतिम वर्ण है, ठीक है, ये अब रूल समझ में आ रहा है मुझे कि जो अंतिम वर्ण है उसको छोड़कर, यानी यहाँ पर अंतिम वर्णता है इसको छोड़कर शेष वर्णों के बाद, मतलब शेष जो वर्ण है इसके बाद अगर हा रहा हो, मतलब कि अंतिम से एक पहले अगर हा आ रहा हो तो ये रूल यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। कि यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यही रूल था, समझा दिया। अब नियम नंबर 7 की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं और यहाँ से चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सी बातें समझ लीजिए। ह्रस्व स्वर के बाद छ हो तो श के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। समझे कि नहीं समझे, समझने वाली बात यह है कि अगर ह्रस्व स्वर के बाद, देखिए ये उदाहरण में कि यहाँ पर देखिए भाई आपके परिधन छेद की बात करते हैं। परिधन छेद जो यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर कह रहे हैं, नियम को समझिए कि यदि ह्रस्व स्वर के बाद छाए तो आ रहा है कि नहीं। भाई यहाँ पर परि की बात करते हैं, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, प आ फिर आधा रा फिर छोटी ई। तो छोटी ई क्या होती है, ये ह्रस्व स्वर ही तो होती है। ये छोटी क्या होती है, ह्रस्व स्वर होती है। और इसके बाद यदि छ आए तो इसके बाद छ तो आ रहा है, इसके बाद आपकी श तो आ रहा है, ठीक है। इसके बाद तो आपके छ तो आ रहा है, तो इसके बाद अगर छ आए तो छ के पहले आधा च जुड़ जाता है। तो भाई ये जो छ आएगा इससे पहले आधा च भी इसमें जुड़ जाएगा, ये नियम है, ठीक है। यदि दीर्घ स्वर के बाद, मतलब यहाँ पर जो ई है अगर बड़ी ई हो जाता यानी कि दीर्घ स्वर कोई होता तो ये छ होने से पहले यह विकल्प से होता। तो जो आपके ऑप्शन दे रहेंगे चार के उसी के अनुसार होगा, लगभग उसमें भी चा ही जोड़ता है, ठीक है। तो वही रूल आपको समझना है। देखिएगा दो उदाहरण है यहाँ पर आपके पास। पहला देख लीजिए उदाहरण, ठीक है। पहला उदाहरण समझ लीजिए आप लोग, काफी आसान है। जैसे यहाँ पर परिधन छेद की बात करते हैं तो यहाँ पर परिच्छेद हो गया। कैसे, जैसे मैंने समझा दिया कि यहाँ पर आपके री में आपके छोटी ई है, ठीक है, और यहाँ पर आपके अच्छा है। जब इसका मेल होगा तो भाई आपके परि तो वैसे रहेगा, लेकिन इसमें आधा च भी जुड़ के सेम शब्द वैसे हैं। परि पूरा वैसे का वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। परि वैसे पूरा पूरा, छेद वैसे वैसे, इसी बीच में आप आधा च भी जोड़ दीजिए तो परिच्छेद बन गया, ठीक है, ठीक है।
ठीक है, समझ में आ गया। जैसे अनुच्छेद की बात करते हैं, अनु जोड़ दीजिए, फिर आपके छेद गण दीजिए, तो क्या होगा, अनुच्छेद बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुच्छेद बन जाता है। अगर पेपर में आ जाए कि अनुच्छेद आपके किस संधि का उदाहरण है, तो व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर देखिए उ आपके अनु में छोटा उ है, और इसके बाद जब आपके छ आएगा, तो मैंने कहा था कि हस्त स्वर, भाई उ तो हस्त स्वर है, इसके बाद जब छ आता है तो ये आधा चा इसमें जोड़ के आता है, तो अनुच्छेद बन जाता है। यही नियम है। जैसे सालाधन छालन, तो यहाँ पर साला में बात करते हैं तो ये बड़ा आ है, और बड़ा आ आपके दीर्घ स्वर होता है, और आगे आपके छ आ रहा है, तो ये आपके क्या लेकर आएगा, ये आपके आधा चा लेकर आएगा। वैसे इसको विकल्प के हिसाब से देख कर करना है, लेकिन आधा चा ही लेकर आता है वास्तव में। तो साला वैसे बन गया, आधा चा जुड़ गया, और छालन बन गया, छादन हो गया। ठीक है, साला छादन हो गया। तो यही उससे कहा रहा था कि ऑप्शन के अनुसार होगा। ठीक है, वो आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा। तो इसमें थोड़ा सा नियम ये बदल गया कि साला तो वैसे वैसे लिखा, ठीक है, इसके बाद आधा चा भी जुड़ा, अच्छा भी लिखा, लेकिन ला के स्थान पे दा हो गया, तो सालक छादन बन गया। तो इसीलिए वहां पर ये कहा गया था, इसीलिए वहां पर कहा गया था कि दीर्घ स्वर के बाद चा होने पर यह विकल्प के अनुसार होगा। तो विकल्प में आपको जैसे दिया रहेगा, वहां पर दा दिया है तो दा के अनुसार आपको कर देंगे। ठीक है, तो ये नियम नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो भाई आपका ये सारे नियम थे, यहाँ से विसर्ग संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो विसर्ग संधि नहीं यार, ये व्यंजन संधि कहने का अर्थ है कि व्यंजन संधि कंप्लीट हो गई, और विसर्ग संधि आपके कल से स्टार्ट हो जाएगी, कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। शायद एक ही क्लास में या फिर 2 क्लास में मैं इसको कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। वैसे तो पूरा चांस रहेगा कि एक क्लास में, अगर नहीं हो पाएगा तो 2 क्लास में हम विसर्ग संधि को कंप्लीट कर लेंगे, फिर विसर्ग संधि का काम खत्म। व्यंजन संधि पूरा कंप्लीट कर दिया है भाई। नियम नंबर 7 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये परिच्छेद अनुच्छेद, ये परीक्षा में कई बार आए हैं, तो इसको थोड़ा सा स्टार मार्क ला लेना, परिच्छेद और अनुच्छेद वाला। और इसके अलावा यहाँ पर आपके, ठीक है, यहाँ पर आपके उद्धार कई बार आ रहा है, ठीक है, और उद्धत भी कई बार आ चुका है। ठीक है, ये भी स्टार मार्क ला लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे रूल समझ लीजिए। और यहाँ पर सच्चित कई बार पेपर में आ चुका है। तो ये सारे रूल्स आपके लिए अति महत्वपूर्ण थे। तो भाई आपको, मुझे लगता है कि ये व्यंजन संधि पढ़ने में अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, अतिरिक्त तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कहाँ पर, केवल और केवल व्हाट्सएप पर, फोन कॉल नहीं, केवल और केवल व्हाट्सएप पर। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। बाय बाय।